तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से डिस्कशन करने जा रहे हैं कनाडा और भारत के S-400 को लेकर, क्योंकि दोनों ही संदर्भ में जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है ये उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत थी। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सर्वप्रथम हम लोग बात कर लें कनाडा को लेकर। तो देखिए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्राजील के विजिट पर पहुंचे थे, क्योंकि वहां पर G20 का आयोजन किया जाना था। ये वैसे ही आयोजन था जैसा कि भारत के अंदर हम लोगों ने देखा था। दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हुए, जिनके साथ बायलैटरल टॉक भी भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई थी। हालांकि यहाँ पर चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास किए गए कि शी जिनपिंग के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बायलैटरल टॉक कंडक्ट कर ले, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और चीज बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, और ये थी जस्टिन ट्रूडो को लेकर। एक्चुअली जस्टिन ट्रूडो की रिलेशनशिप इस समय भारत के साथ स्पेशली बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, और न केवल भारत के साथ बल्कि दुनिया के अन्य देशों के साथ भी उनका रवैया उतना ज्यादा सही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है विदेशों में वो भी बहुत ही ज्यादा घटी है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें कोई भी ज्यादा तवज्जो दे ही नहीं रहा है। और देखने के लिए ये भी मिला था कि जब ग्रुप फोटो लिया गया उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी को जहां पर सेंट्रल पोजीशन दी गई, बाइडेन काफी ज्यादा पीछे और एकांत कोने में दिखाई दिए, तो वहीं पर जस्टिन ट्रूडो हमें देखने तक के लिए नहीं मिले। डेफिनेटली वहीं पर होंगे वो, लेकिन बहुत ही ज्यादा पीछे उन्हें धकेल दिया गया। और इस तरह की खबरें भी दिन भर लगभग ट्रेंड करती रही कि देखिए पीएम मोदी द्वारा जस्टिन ट्रूडो को बिल्कुल भी घास नहीं डाली गई और उनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं की गई। यानी कोई ऑफिशियल बायलैटरल टॉक तो छोड़ दीजिए, लेकिन उनके साथ आमना सामना तक नहीं किया और हाय हेलो तक भी नहीं किया। लेकिन इसके बाद एक फोटो निकल कर आती है जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग थी। ये ब्रह्मचेलानी जी की तरफ से शेयर की गई थी ट्विटर पर, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि जो बाइडेन सूत्रधार के तौर पर यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं और पीएम मोदी को जस्टिन ट्रूडो के साथ इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, या एक तरह से पैचअप कराने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो हुआ ठीक है, हाय हेलो तो एटलीस्ट कर लीजिए। इसे देखकर बिल्कुल आपको वही सीन याद आएगा जब भारत के अंदर G20 हुआ था और पीएम मोदी द्वारा इसी तरह की एक पहल की गई थी मोहम्मद बिन सलमान और जो बाइडेन के बीच में पैचअप कराने की, और दोनों का हाथ पकड़कर वो एक तरह से पैचअप कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो बाइडेन की तरफ से उसी का बदला आप कह सकते हैं कि देने की कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है, दरअसल आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं द ग्लोब एंड मेल का। इसमें इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है और बताया ये गया है कि कनाडा की सीक्रेट एजेंसीज को इस बात का डाउट है कि पीएम मोदी को निज्जर मामले की सारी जानकारियां थी। यानी निज्जर को जो रास्ते से हटाया गया उसका ब्लेम ये लोग जो भारत के ऊपर डाल रहे हैं। तो शुरुआत में इनकी तरफ से कहा यह गया था कि भारत की सीक्रेट एजेंसीज इसमें शामिल है, साथ ही इन सबके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि इनको पीएम मोदी के ऊपर भी डाउट है कि पीएम मोदी की भी जानकारी में ये सारी कुछ घटनाएं थी। और इस बात की जानकारी बताया ये जा रहा है कि इनकी सीक्रेट एजेंसी के एक वरिष्ठ नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर के द्वारा दी गई है। बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से जब ये गुप्त अभियान तैयार किया गया, इसमें जितनी भी प्लानिंग वगैरह की गई थी इसके सूत्रधार तो अमित शाह थे, लेकिन इसी के साथ साथ इन्हें पीएम मोदी, हमारे एनएसए अजित डोभाल सर और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को भी इन सभी मामलों की जानकारी थी, और वो सभी भी इस पूरे कांड में शामिल थे। इस तरह का आरोप लगाया गया है। लेकिन बात वही आ जाती है कि इनके पास इन सब चीजों को लेकर कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। तो अल्टीमेटली जब तक इलेक्शन ना हो जाए, जब तक वो हार कर पूरी तरह से डिसअपियर ना हो जाए, तब तक इस तरह के ब्लंडर्स लगातार वो लोग करते रहेंगे। और भारत को भी कहीं ना कहीं इसकी आदत डाल लेनी चाहिए कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आने वाले समय में कुछ और बड़े स्केल पर भी किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इनसे एविडेंसेस मांगेंगे तो इनके पास इसके नाम पर कुछ भी नहीं होगा। तो आप अपना ओपिनियन इस बात को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लें S-400 को लेकर। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन के पास इस समय कुछ लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं, जिसमें अमेरिका से दी हुई मिसाइलें हैं। इसके साथ साथ कुछ यूरोपियन देशों द्वारा भी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स वगैरह दी गई है। इसी के साथ साथ इन्हें रशिया के ऊपर किसी भी एरिया में अटैक करने की परमिशन भी दे दी गई है, जिसके बाद ये मामला हम सभी लोग जानते हैं कि काफी ज्यादा बढ़ गया है। रशिया यूक्रेन वॉर एक बार फिर से ग्रीन होते जा रहा है। अब जैसे ये खबर निकल कर आई थी कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा यूक्रेन को इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि आप अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ कर सकते हैं, उसके मैनलैंड पर कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। इसके बाद से ही जो S-400 का रोल था वो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में आ जाता है और एक तरह का वो सेंटर पॉइंट बन जाता है कि अब सारी जिम्मेदारी रशिया को बचाने के लिए S-400 के ऊपर होगी और देखने वाली बात रहेगी कि वो रशिया को किस तरह की प्रोटेक्शन दे सकता है। तो बताया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ
से शुरुआत में रशिया के ब्रांस्क क्षेत्र में इन मिसाइलों के साथ अटैक किया गया था, लेकिन अच्छी बात देखने के लिए ये मिली कि वहां पर S-400 मौजूद थे और S-400 द्वारा 100% सफलता के साथ इन मिसाइल्स को मारकर गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि S-400 के साथ में यहाँ पर पेंसिर एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात था और इन दोनों की ही कोऑर्डिनेशन से इन सारे अटैक्स को पूरी तरह से नाकाम करने में रशियन फोर्सेस सफल साबित हुई। टोटल 6 मिसाइलें इस क्षेत्र में लॉन्च की गई थी, जिसमें से 5 मिसाइलों को S-400 और पेंसिर एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक मारकर गिरा दिया। वहीं पर अगर 6वीं मिसाइल की बात की जाए तो उस मिसाइल के ऊपर पेंसिर एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा अटैक किया गया था, जिससे कि वो मिसाइल क्षतिग्रस्त हो गई थी। वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई और वो अनबैलेंस होकर जमीन पर गिर जाती है और जिस क्षेत्र में वो मिसाइल गिरी थी वहां पर कुछ हद तक आग वगैरह लग जाती है, जिसके फोटोज और वीडियोस वगैरह बाद में हमें देखने के लिए मिले थे सोशल मीडिया पर। तो अल्टीमेटली S-400 का काम जो मिसाइलों के खिलाफ था वो इसने बहुत ही ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शुरुआती राउंड में हम लोगों ने देखा कि जब मल्टीपल रॉकेट्स इसके ऊपर दागे गए थे हिमार्श वाले, उस समय कुछ हद तक इसने लैग जरूर किया। डेफिनेटली ऐसी परिस्थिति में दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में अटैक्स किए जाते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है इस तरह की मिसाइल्स वगैरह की, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर किसी तरह का कोई एयरक्राफ्ट हो, इनके खिलाफ S-400 बहुत ही अच्छा डिफेंस प्रोवाइड करा सकता है आपको। इस बात को साबित कर दिया गया है। तो ये रशिया के लिए तो एक अच्छी खबर है ही है, साथ में भारत, चाइना और टर्की जैसे उपयोगकर्ता देशों के लिए भी एक अच्छी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि भारत की भी स्पेशली बात की जाए तो इस समय भारत का एयर डिफेंस सिस्टम वैसे तो कई लेयर्स में फैला हुआ है, लेकिन S-400 भी इसका एक प्रमुख इंग्रेडिएंट माना जाता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।